सिकंदर ने अपने 32 वर्षों के जीवन काल में अनेक युद्ध लड़े, पर इन सब युद्धों में से झेलम के युद्ध का एक विशेष स्थान है। जिस भारतीय राजा के विरुद्ध सिकंदर ने झेलम का युद्ध लड़ा था, उसका नाम पोरस था। पोरस के विषय में जो भी सूचनाएं हमें मिलती हैं, वह पश्चिमी स्रोतों से ही मिलती हैं, और इन पश्चिमी स्रोतों में पोरस को एक महान राजा के रूप में दर्शाया गया है। यदि हम इन पश्चिमी स्रोतों को छोड़ दें, तो पोरस एवं उसके राज्य के विषय में हमें किसी भी प्रकार की जानकारी भारतीय स्रोतों से नहीं मिलती। पोरस तो छोड़िए, सिकंदर एवं सिकंदर के इस भारतीय अभियान के विषय में भी किसी भी प्रकार का उल्लेख भारतीय स्रोतों में नहीं है। यदि हम इन पश्चिमी स्रोतों को पोरस के विषय में जानकारी के लिए पढ़ें, तो इन पश्चिमी स्रोतों में हमें बताया गया है कि पोरस का राज्य झेलम एवं चेनाब नदी के मध्य में स्थित था। झेलम के पश्चिम में आम्भी का राज्य था, जो सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था। सिकंदर आम्भी को अपने पाले में करने के पश्चात अब झेलम के आगे बढ़ना चाहता था, किंतु झेलम के पूर्वी छोर से पोरस का राज्य आरंभ हो जाता था। सिकंदर को नहीं पता था कि पोरस भी आम्भी की भांति सरलता से समर्पण करेगा अथवा नहीं। एक ग्रीक स्रोत में सिकंदर द्वारा पोरस को भेजे गए एक दूत की कथा आई है। इस कथा में सिकंदर का यह दूत पोरस के समक्ष सिकंदर की मांगे रखता है। प्रथम मांग तो यह थी कि पोरस सिकंदर के समक्ष आकर समर्पण करे। दूसरी मांग में सिकंदर चाहते थे कि पोरस अपने राज्य का कर उन्हें प्रदान करे, और तीसरी मांग थी कि इस दूत के साथ पोरस कुछ बंदी भेजे। इस ग्रीक स्रोत के अनुसार जब पोरस ने सिकंदर की यह मांगे सुनी, तो दंड के रूप में इस दूत को चाबुक लगवाए, और उसके पश्चात इस दूत के हाथों सिकंदर को एक पत्र भिजवाया। इस पत्र में पोरस ने लिखा था कि मुझे बताया गया है कि तुम मैसिडोनिया से आए हो, किंतु मुझे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम मेरे राज्य से उचित दूरी बनाकर रखो। दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़कर अपने दुर्भाग्य पर चिंतन करो। पोरस अजय है, हकामनी राजा डेरियस भी मुझे भयभीत नहीं कर सका। इसलिए मूर्ख सिकंदर, मुझे आदेश देने का दुस्साहस मत करो, एवं भूल कर भी मेरे राज्य की सीमा में एक पग न रखना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें भली भांति समझ आ जाएगा कि मैं भारत का राजा हूं और मात्र बृहस्पति ही मेरे स्वामी हैं। मैं उस पवित्र अग्नि की सौगंध खाकर कहता हूं, जो स्वर्ग पर भी शासन करती है, यदि तुम्हारे किसी भी सैनिक को मैंने अपने राज्य की सीमा में पकड़ा, तो मैं उनके रक्त से अपने भाले को स्नान करवाऊंगा, और तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति छीनकर मैं अपने दासों में बांट दूंगा, क्योंकि मुझे पहले ही बहुत धन प्राप्त है। मैं तुम्हारी केवल एक बात मानूंगा कि जब तुम झेलम नदी पार करोगे, तब मैं अपने राज्य की सीमा में शस्त्र सज्जित हो तत्परता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होऊंगा। बहुत से इतिहासकार यह मानते हैं कि दूत से इस प्रकार का व्यवहार और पोरस का यह पत्र सत्य न हो। इस ग्रीक स्रोत में पोरस का इस प्रकार का चित्रण पोरस को एक अहंकारी राजा के रूप में दर्शाने के लिए किया गया होगा, जो कि सिकंदर द्वारा पराजित किया गया। परंतु इतना तो तय है कि जब पोरस एवं सिकंदर का युद्ध हुआ, तो यह युद्ध बहुत भीषण था, और पोरस एवं उनकी सेना ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। अंत में भले ही विजयश्री ग्रीक सेना को प्राप्त हुई, किंतु पोरस और उनकी सेना ने सिकंदर की सेना को असामान्य हानि पहुंचाई, जिसकी संभवतः सिकंदर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस युद्ध के पश्चात पोरस और सिकंदर की भेंट हुई, जिसके विषय में हम सब लोगों ने सुन रखा है। पोरस युद्ध हार चुके थे और उनके भविष्य का
क्या होगा यह पूर्णतः सिकंदर के निर्णय पर निर्भर था। इस भेंट में सिकंदर पोरस से पूछते हैं कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। इस पर पोरस ने गौरवपूर्ण वाणी में सिकंदर से कहा कि उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जो कि एक राजा के योग्य हो। पोरस के इस प्रसिद्ध उत्तर से तो हम सभी परिचित हैं, परंतु यह जानना भी आवश्यक है कि इस प्रसंग का विवरण हमें एक ग्रीक इतिहासकार एरियन से प्राप्त होता है। ग्रीक स्रोतों में हमें बताया गया है कि सिकंदर पोरस की वीरता से पहले ही प्रभावित थे, परंतु जब उन्होंने पोरस के इस उत्तर को सुना तो वह पोरस से और भी प्रभावित हो गए और फलस्वरूप उन्होंने पोरस को उनका राज्य लौटा दिया और इसके साथ साथ एक बड़ा भूभाग पोरस को राज्य करने के लिए दे दिया। यदि हम पोरस की इस स्थिति की तुलना आम्भी से करें तो हम देखते हैं कि इन दोनों राजाओं में एक बड़ा अंतर है। आम्भी ने जब सिकंदर को समर्पण किया तो उसके पश्चात सिकंदर ने आम्भी के राज्य में एक ग्रीक गवर्नर नियुक्त कर दिया और ग्रीक स्रोतों में आया है कि जब इस गवर्नर की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात आम्भी एवं एक ग्रीक जिसका नाम यूडेमस था, इन दोनों व्यक्तियों ने आम्भी के राज्य का संचालन किया। वहीं पोरस ने अपनी वीरता के बल पर अपने राज्य का स्वामित्व भी नहीं छोड़ा और इसके साथ साथ सिकंदर द्वारा उन्हें एक बड़े भूभाग का राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया गया। पोरस को पराजित कर जब सिकंदर पूर्व की ओर बढ़े तो इन सैन्य अभियानों में भी पोरस ने सिकंदर की सहायता की और उन्हें हाथी एवं सैनिक प्रदान किए। ग्रीक स्रोतों में आया है कि जब सिकंदर ब्यास नदी के तट पर पहुंच गए तो उन्होंने पोरस से जानना चाहा कि ब्यास के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। इस पर पोरस ने कहा, गेंडेरेडाई का राजा एक सामान्य चरित्र का है और माना जाता है कि वह एक नाई का बेटा है। उसके पिता सुंदर थे और रानी उनसे बहुत प्यार करती थी। जब रानी ने अपने पति की हत्या कर दी थी तो राज्य उसके पास आ गया था। पोरस यहाँ जिस राजा के विषय में बात कर रहे हैं वह और कोई नहीं, नंद सम्राट है। और रोचक बात यह है कि इस प्रकार की जानकारी हमें एक भारतीय स्रोत में भी पढ़ने को मिलती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पोरस को नंद साम्राज्य के इतिहास के बारे में भी ज्ञान था। अब अपनी मूल कथा पर यदि लौट आए तो हम सबको ज्ञात है कि सिकंदर ब्यास नदी से वापस लौट आए थे और जो मार्ग उन्होंने चुना था वह सिंधु के प्रवाह के साथ साथ चलता था। इस यात्रा में जिन नौकाओं का प्रयोग हुआ था उनका निर्माण पोरस के राज्य में हुआ था और इस समय तक पोरस के राज्य का विस्तार चेनाब से बढ़कर ब्यास नदी तक हो चला था। इतिहासकार ए.बी. बॉसवर्थ के अनुसार जिस समय तक सिकंदर भारत भूमि से लौटा उस समय तक झेलम के पूर्व एवं हिमालय की तलहटी एवं सागर के मध्य का जो विशाल भूभाग था वह पोरस के अधीन था। संभव है कि इतने विशाल क्षेत्र में पोरस का अधिकार केवल नाम का ही था। उनका अपना राज्य जो कि झेलम और चेनाब के मध्य में था उस पर तो उनका शासन सुदृढ़ रहा हो, किंतु अन्य क्षेत्रों को उन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में अस्थिरता व्याप्त रही होगी। झेलम के पश्चिम में आम्भी का राज्य था और 324-323 ईसा पूर्व तक आम्भी एवं यूडेमस नामक एक ग्रीक मिलकर इस क्षेत्र को संचालित कर रहे थे। ग्रीक इतिहासकार डियोडोरस के अनुसार 317 ईसा पूर्व में इसी यूडेमस ने पोरस की हत्या कर दी थी। 323 ईसा पूर्व और 317 ईसा पूर्व के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके अंत में इस यूडेमस ने पोरस की हत्या की, उसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि आम्भी जो कि यूडेमस के साथ राज्य संचालन कर रहा था उसका क्या हुआ, परंतु ग्रीक स्रोतों में आम्भी के पहले के इतिहास के बारे में बताया गया है। आप यह वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इस
पूरे इतिहास की चर्चा की है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।